हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इवनिंग वाले सेशन में। और आपको याद ही होगा कि कल हमने अशोक के एडिक्ट्स के बारे में कुछ चर्चा की थी कि उसको समझा कैसे जाए और किस तरीके से हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को वो बात समझ में आई होगी। तो आज हम मौर्यन एम्पायर वाले चैप्टर को थोड़ा सा और देखते हैं कि छानबीन कैसे करी गई होगी। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए हिस्ट्री में हमें पर्याप्त सोर्सेज चाहिए होते हैं जो इतिहासकार लोगों ने पढ़े होंगे और उनकी स्टडी करने के बाद ही किताबों में उसको संकलित किया होगा। तो हमारा लिए काम बहुत आसान बनाया किसने? इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, इन दोनों ने ही। ठीक। तो इनकी मेहनत का नतीजा ये है कि आज हम अपने इस पुराने इतिहास को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। तो मौर्य एम्पायर, जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा एम्पायर लगता है, ठीक, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं कितना विशाल साम्राज्य रहा होगा उस समय, जिसकी सीमाएं आज के भारत से भी बड़ी थी, आज के भारत से भी बड़ी। ठीक। तो इतना विशाल साम्राज्य, इसके बाद हमें मुगल एम्पायर का दिखता है फिर उसके बाद। ठीक। तो एक बहुत ही बड़े विशाल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं जो काफ़ी समय तक रहा, लेकिन पर्याप्त सोर्सेस हमारे पास होने चाहिए ताकि हमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनका राजस्व प्रशासन, समाज, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं से पढ़ के ही जानकारी मिलती होगी। ठीक है। तो हम लोग लकी हैं इस मामले में कि हमें मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए ये सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। ठीक। एक एक करके इसको हम देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही हमें पढ़ने होते हैं कि वो कौन कौन से हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं या हुए होंगे जो मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। ठीक। ऐसे ही लिटरेचर, यानी कि साहित्य स्रोत कौन से थे, ये भी हमको पता होना चाहिए, जो मौर्य साम्राज्य के संबंध में प्रकाश डालते हैं अच्छा खासा। इसी प्रकार इतने बड़े साम्राज्य में मुद्राएं भी चलती होंगी, यानी कि न्यूमिस्मैटिक एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं जो हमको मौर्य एम्पायर के हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में आसानी प्रदान करते हैं। ठीक। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर का जो प्राइम सोर्स है वो लिटरेचर है, लेकिन अशोक के संबंध में लिटरेचर कम और उसके जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, है ना। क्योंकि कल हमने देखा ही था कि किस तरीके से अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक। तो अशोक के संबंध में अधिकतर जानकारी हमको यहाँ से मिल रही है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है? लिटरेचर से। ठीक। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो लिटरेरी सोर्स में कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ और भी हैं। ठीक। जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्राइम सोर्स है मौर्य साम्राज्य को समझने का, वो तो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक जाना माना ग्रंथ। ठीक है। जिसको 1909 में डॉक्टर शम शास्त्री ने पब्लिश करवाया था, 1909 में। आप समझ सकते हैं कितनी देर में इसका खुलासा हुआ होगा, यानी कि इसके बाद ही लोगों तक बात पहुंची होगी। ये काम काफ़ी लेट हुआ, ये समझ लीजिए। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? कौटिल्य ने। वही कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था, अर्थात पुरोहित था। ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस किस चीज़ों के बारे में जानकारी देता है? उस समय की राजनीति के बारे में बताता है। एक तरीके से कह सकते हैं ये एक ऐसी किताब है जो राजनीतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं वो किताब है। इसके नाम पर मत जाइए। अर्थशास्त्र मतलब इसमें सिर्फ इकोनॉमी के बारे में के बारे में ही जानकारी नहीं मिल रही है। इसमें एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, सप्तांग सिद्धांत, इसमें राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। और पूरे साम्राज्य को एक शरीर माना गया है और राजा क्या है? उसका सिर है, यानी कि हेड है। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थ्योरी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो ये बहुत ही प्राइम सोर्स है उस समय की पॉलिटी, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय के समाज,
उस समय की राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू व्यवस्था, इन सब के बारे में प्रकाश डालता है। गूढ़ पुरुष का नाम सुना होगा आपने, गूढ़ पुरुष अर्थात उस समय के जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये सारी जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। एक उच्च कोटि का ग्रंथ है ये, ठीक, उच्च कोटि का ग्रंथ। भारत का मैकियावेली भी कहा गया है किसको? कौटिल्य को, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मैगस्थनीज नाम का यात्री आया था और उसने भी अपना एक वृत्तांत छोड़ा है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में भी हमें 7 प्रकार के समाज की जानकारी मिलती है, उस समय की राजनीति के बारे में मिलती है जानकारी। पाटलिपुत्र को पोली ब्राथा कहा गया है, इसकी जानकारी मिल जाती है हमको मैगस्थनीज से, मैगस्थनीज की इंडिका से। इस प्रकार और भी कुछ लेखक हैं, जैसे कि विशाख दत्त की बुक है मुद्रा राक्षस, इसमें चाणक्य की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है हमको, है ना। इस प्रकार से क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ठीक है। कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सा ग्रंथ का संबंध किस लेखक से है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। इसी प्रकार ये तो भारतीय लेखक हो गए, इनमें से मैगस्थनीज तो क्या है, बाहर का है। इसी प्रकार से जस्टिन एपिटोम, जो मतलब एक कह सकते हैं कि एक बुक है, यानी कि बुक का नाम नहीं है ये, जस्टिन नाम के लेखक है, जिसकी जानकारी को हम जस्टिन एपिटोम कहते हैं। उसमें भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है और इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोपोटस कहा था, सेंड्रोपोटस। इसी प्रकार नेचुरल हिस्टोरिका, ये किसकी बुक है? प्लिनी की। इसी प्रकार से ज्योग्राफिका किसकी है? स्ट्रैबो की। और भी कई सारे तमाम स्रोत हैं जो बाद में भी लिखे गए होंगे, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं, विधिवत रूप से देते हैं। लेकिन प्राइम सोर्स अमंग ऑल द लिटरेरी सोर्स में किसको रखेंगे? अर्थशास्त्र को रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र के संबंध में भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि इसके कितने पार्ट हैं, ठीक है, किस शैली में लिखा गया है, थर्ड पर्सन में लिखा गया है, कुछ इस तरीके से। राजा को कितना सतर्क बनाया जा सकता है, राजा को कितना सतर्क रहना चाहिए, अपने मित्रों से भी सतर्क रहना चाहिए, ये बात चाणक्य ने या कौटिल्य ने कही है, अर्थशास्त्र में लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आज भी सीख लेनी चाहिए हमें, इवन टुडे, ठीक है। तो ये तो हो गए क्या आपके लिटरेचर सोर्सेस, और आगे हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। कल तो हमने चर्चा करी थी किसकी? अशोक के अभिलेखों की। तो अशोक के अभिलेख की 3 कैटेगरी मोटे तौर पे आपको पता ही है, जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट और केव इंस्क्रिप्शन, यानी कि गुहा लेख, ठीक है। इसका एक पार्ट और है क्या? माइनर रॉक एडिक्ट, यानी कि लघु शिलालेख, जो इसके साम्राज्य में पूरे फैले हुए थे, ठीक है। माइनर पिलर एडिक्ट यानी कि लघु स्तंभ लेख, जो अशोक ने अपने साम्राज्य में स्थापित करवाए थे। तो उस समय के बारे में जानकारी हमको इसके द्वारा स्थापित किए गए अभिलेखों से मिलती है। बौद्ध, एक चीज और में हम पीछे पीछे भूल गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी हैं, बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो हमको उस समय की जानकारी देते हैं, जैसे कि दिव्य वादन का नाम सुना होगा आपने, दिव्य वादन। परिशिष्ट परवान जो कि एक जैन टेक्स्ट है, इसकी ये भी हमको किसके बारे में बताता है? मौर्यन एम्पायर के बारे में। याद रखेंगे बात, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दिव्य वादन, और जो अभी मैंने जैन टेक्स्ट का नाम लिया वो सारी बातें आपको जैसे कि परिशिष्ट परवान, उससे मिल जाती है जानकारी, ठीक। इसी प्रकार देखेंगे, इस पे तो हमने कल काफ़ी चर्चा करी थी और मैं समझता हूँ कि आपने ये लेक्चर देखा होगा। तो एक चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से कि अशोक के अभिलेख जो थे वो किस प्रकार से दिखते थे, ठीक है। देखिए, ये देखिए, अशोक के अभिलेख कुछ ऐसे दिखते थे। किसी में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये खरोष्ठी, ब्राह्मी और इस तरीके से अरमाइक, इन सब लैंग्वेजेस में दिखते थे। जैसे कि ये देखिए, अपने आप में ही ये क्या है? ये सिर्फ एक पिलर एडिक्ट ही नहीं है, जबकि इसके ऊपर जिसको हम कैपिटल कहते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, बेफिक्र रहिए, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे।
इसको हम कहते हैं जैसे कि लायन कैपिटल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लायन कैपिटल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लायन कैपिटल। ऐसे ही सारनाथ में हम देखेंगे कि अशोक का जो अभिलेख है इसमें 4 शेर बने हैं, जो हम आज के डेट में हम देख सकते हैं कि वो अशोक की जो लाट है, जो रॉयल एम्बलम है इंडिया का, वो यहीं से निकाला गया था, यहीं से प्रेरित हुआ था। ठीक, तो ये रहा आपका अशोक के जो अशोक द्वारा स्थापित जो स्तंभ लेख, शिलालेख ये हैं, ये अपने आप में किसकी सूचना देते हैं, मौर्यन आर्ट की, आर्ट यानी कि मौर्य कला का भी ये एक तरीके से संदेश दे रहे हैं आपको। ठीक, इसी तरीके से अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, और कुछ सोर्सेस हमको ये भी बताते हैं कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। यार ये संख्या तो मुझे बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई जैसी दिखती है, ठीक, क्योंकि हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अशोक के द्वारा स्थापित कई सारे स्तूपों को तोड़वा दिया था, जबकि ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सांची के स्तूप का संवर्धन भी उसने करवाया। फिर ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये रहे क्या, अशोक के अभिलेख, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा। इसी प्रकार देखेंगे हम एक जूनागढ़ अभिलेख भी है। जूनागढ़ कहाँ है? ये गुजरात में है। जूनागढ़ का गिरनार वाला इलाका है, वहाँ पर ये अभिलेख मिलता है। और ये अभिलेख मौर्य सम्राटों का नहीं है, ये अभिलेख है शक सम्राट रुद्रदमन का। इसका है रुद्रदमन का। वो यहाँ की जानकारी देता है, एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील, उसके संबंध में जानकारी मिलती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अशोक ने कुछ झोपड़ियाँ आजीवक संप्रदाय के कह सकते हैं कि जो सेंट थे उनको प्रोवाइड की थी, जैसे कि विश्व झोपड़ी है ना, ये झोपड़ी का नाम है, एक तरीके से कह सकते हैं कि केव का नाम है, इसका नाम है गुफा का, जहाँ पर आजीवक संप्रदाय के जो मुनि हैं वो तपस्या करते थे। 12 बर की पहाड़ियाँ हैं बिहार में, वहाँ पर ये सारी जो केव्स हैं लोकेटेड हैं। तो ये भी अशोक ने दान की थी, और उससे हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इन अभिलेखों के अलावा भी और भी कई सारे अभिलेख हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि सागौरा अभिलेख है। ठीक है, ये मौर्य रूलर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोई किसी और का अभिलेख है जो हमको जानकारी देता है। तो दीज थिंग्स प्रोवाइड एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ठीक, एक चीज और है जिसको हम कहते हैं क्या, सिक्के। क्या मौर्य साम्राज्य में सिक्कों का प्रचलन था? तो इसका जवाब है हाँ। ये भी एक प्रकार के आहत सिक्के ही थे, आहत सिक्के, इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हो गई थी। ठीक है, आहत सिक्के थे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा मौर्यन कॉइन्स की, कि ये दिखने में कैसे लगते थे। ये देखिए, ये रहा मौर्य साम्राज्य के समय का सिक्का। ठीक है, जैसा कि इंटरनेट बता रहा है हमको, ये देखिए, ये सारे मौर्य साम्राज्य के समय के सिक्के हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिक्के पोस्ट मॉडर्न पीरियड के भी दिखाए गए होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ खोजूँ अशोक के समय का, तो संभवतः ये सारी बातें उसी से रिलेटेड होंगी। ठीक, लेकिन हम पूरी तरीके से कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ सिक्के मिक्स भी हैं। देखिए, ये देखिए, ये है आपका मॉडर्न पीरियड के कॉइन्स हैं। ठीक है, इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन से भी हमें संबंधित साम्राज्य की जानकारी मिलती है, और हम इतिहास को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूमिस्मेटिक एविडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने में। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के सिक्के चलते थे। तो हमको जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य के समय में 3 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो जो निष्क नाम पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं, इसको हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं जब हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तब। तो सोने के ढेर को कहा गया है क्या, निष्क। ठीक, इसी तरीके से निष्क शब्द इससे संबंधित है, याद रखेंगे गोल्ड से,
और एक और सोने का सिक्का है जिसको हम कहते हैं सुवर्ण। फिलहाल निष्क के बारे में आपको मैं बता दूं एक चीज़ और, निष्क यानी कि सोना, और अगर मैं इसमें TA जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, तनिष्क बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर TA से मतलब क्या है, टाटा से है। तो तनिष्क इज अ टाटा प्रोडक्ट जो क्या बनाती है, ज्वेलरी बनाती है, प्रीमियम ज्वेलरी बनाती है। ठीक है, सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस चीज़ को। सिल्वर कॉइन पण, पान नहीं है भाई, पण है। कर्षापण, कर्षापण और शतमान। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मौर्य काल से संबंधित कर्षापण और शतमान का संबंध किस चीज से है, तब आप क्या कहेंगे, चांदी के सिक्कों से है। किससे है, चांदी के सिक्के से है। ठीक, इसी प्रकार से कॉपर कॉइन का भी उल्लेख मिलता है हमको। कॉपर कॉइन जैसे कि माशक और काकड़ी, समझ रहे हैं, माशक और काकड़ी। तो ये रहे क्या, इनके समय के सिक्के। जो सबसे कॉमन कह सकते हैं कि जो प्रचलन में था उसका नाम था पण। पण इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉइन ऑफ दैट टाइम, जो सबसे अधिक सर्कुलेशन में था। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए निष्क या सुवर्ण का इस्तेमाल किया जाता होगा उन दिनों। ठीक, पेपर करेंसी का तो सवाल ही नहीं होता। तो गोल्ड की क्या वैल्यू है, इस बारे में जानकारी मनुष्य ने पहले ही लगा ली थी कि गोल्ड इज समथिंग वेरी स्पेशल थिंग। ओके, तो ये तो थे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी किसके बारे में, कि मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए। और ये रहे वे सोर्सेज, यानी कि तीनों फॉर्म के सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि पुरातात्विक, साहित्यिक और मुद्राएं। तीनों प्रकार के डिनोमिनेशंस हमको पता हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य मैं आपको लास्ट में बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको छोड़ नहीं सकते, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, 100% पढ़ना पड़ेगा। कई प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलेंगी इसमें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें 26 अध्यक्षों के बारे में जानकारी मिलती है, 18 मंत्रालय के बारे में मिलती है जानकारी, जिसको हम तीर्थ कहते हैं, तीर्थ, 26 अलग अलग प्रकार के अध्यक्ष। उस तीर्थ में सबसे नंबर 1 पे आता है पुरोहित, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एक पूरी हायरार्की मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन की कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक, तो अशोक ने जरूर कुछ नए ऑफिसर्स नियुक्त करवाए होंगे जब वो शासक बना होगा, जैसे कि धम्म महामात्र का नाम सुना होगा आपने, तो हम कह सकते हैं कि उसको भी जोड़ दिया गया होगा बाद में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं छोड़ा जा सकता जी, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, एंड दिस विल टेक लिटिल बिट टाइम। ठीक है, फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर, कि मौर्य एम्पायर से पीसेज जैसे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो वेट करिए अगले सेशन का, देखते हैं अगले सेशन में हम क्या पढ़ते हैं, और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, एंड टेक केयर, थैंक यू।